हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। बच्चों, आज हम जो हमारा डीएलएड का सेकंड सेमेस्टर है उसका मेन सब्जेक्ट है हमारा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसका रिवीजन करेंगे और बहुत अच्छे से हर टॉपिक को क्लियर करते हुए अपना उस विषय वस्तु पे पकड़ बनाएंगे बच्चों। तो बच्चों, आपके एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाले हैं, 3 अप्रैल से 4 से उनको सुन रहे हैं कि 3 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। ठीक है बच्चों, नोटिफिकेशन अभी आने ही वाला है। तो बच्चों, अपना रिवीजन शुरू करते हैं हम। तो बच्चों, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ। ठीक है बच्चों, हम मेन चीज़ों को ही नोट करेंगे अब। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या है बच्चों। सार्वभौमिकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, यूनिवर्सलाइजेशन के लिए हिंदी में सार्वभौमिकरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। कतिपय यानी कुछ लोग इसके लिए बच्चों सार्वजनिकरण, सर्वव्यापीकरण और लोकव्यापीकरण आदि शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। मेन बच्चों, यहाँ से आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बनता है, नोट करते जाएंगे। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है, क्या अर्थ है कि शिक्षा को जन साधारण के लिए सुलभ बनाना, अर्थात जाति, रंग, धर्म, लिंग या योग्यता की विभिन्नताओं के बावजूद सभी को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराना ही शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है। ठीक है बच्चों, यानी शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी भी जाति, रंग, धर्म, लिंग, योग्यता इनके योग्यता की भिन्नताओं के बावजूद भी सभी बच्चों को एक समान शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, यहाँ पे बात जो नेक्स्ट टॉपिक उठता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में भी यहाँ से पूछा जाता है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण का जो स्तर है वो किस लेवल तक किया जाए और शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता क्या है बच्चों, जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण है वो राष्ट्रीय दृष्टिकोण के विकास के लिए भी, सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए और राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता के भाव के विकास के लिए भी हमें क्या है बच्चों, शिक्षा के सार्वभौमिकरण की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ठीक, अब जो यहाँ पे आता है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण का स्तर क्या हो, तो बच्चों इसको अलग अलग टॉपिक्स में आप यहाँ पे देखेंगे कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के स्तर को कौन कौन से, जैसे बच्चों इंग्लैंड में क्या है उसकी एज कि 5 वर्ष से 15 वर्ष तक रखी गई है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के स्तर। यहाँ से बच्चों एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 से 16 वर्ष तक है और भारत में 6 से 14 वर्ष तक की आयु की बात कही गई। ठीक है बच्चों, तो जो भारत में है वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए जो राज्य है वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो ये कब कहा गया कि जो हमारे देश के संविधान की धारा 45 में ये संकल्प किया गया है कि राज्य इस संविधान के क्रियान्वित किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको जो आर्टिकल्स हैं, जो धारा अनुच्छेद हैं बच्चों, इन पे अपनी पकड़ बनानी है। और जो ये सेक्शन आपका 45 है, 45, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसको कब चेंज किया गया, ठीक, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। तो बच्चों क्या कहा गया है कि जब संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत, ठीक, 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए राज्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ठीक, और संविधान की धारा 15 में ये व्यवस्था की गई कि अनिवार्य शिक्षा सबके लिए होगी, चाहे वो किसी भी जाति, रंग, धर्म, लिंग, स्थान तथा वर्ण का हो गया बच्चों क्लियर। अब यहीं पे आप बच्चों बिल्कुल मैंने टॉपिक को क्लियर करने के लिए उसको वहीं का वहीं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। देखिए, अनुच्छेद जो है बच्चों, जो धारा 45 को संविधान की धारा 45 में बात कही गई थी कि भाई संविधान के लागू होने के, क्रियान्वित होने के 10 समय के अंदर राज्य की जो सभी बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई, इसको बच्चों अनुच्छेद 45 को
25 जनवरी 1960 तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। ठीक है, यानी जो राजनीति होती है या अन्य कारणों से जो हमारा 45 में कहा गया वो, ठीक है, वो 25 जनवरी 1960 तक भी उस लक्ष्य को, जिसमें ये कहा गया था कि जो राज्य है वो देश के 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा, किसके, संविधान के लागू होने के समय के 10 वर्ष के अंतर्गत, वो वहाँ तक नहीं हो पाया। तब सन 2002 में संविधान में किए गए 86वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 45 को बदलकर इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को शिशुपूर्ण देखभाल एवं शिक्षा से प्रतिस्थापित हुए केवल 6 वर्ष के बालकों तक सीमित कर दिया गया। ठीक है, कब किया गया, ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ से एमसीक्यू, कि सन 2002 में अनुच्छेद 45 को बदल दिया गया 86वें संशोधन के अंतर्गत। और क्या कहा गया है उसमें कि इसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को जो है शिशुपूर्ण देखभाल एवं शिक्षा कि जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, शिशु अवस्था है, उनकी बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य कर दी गई। ठीक है, उनकी देखभाल, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना और शिक्षा का भी। अब इसके बाद सीमित कर दिया गया और 21A नामक अनुच्छेद जोड़कर प्रारंभिक शिक्षा नागरिकों का मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, 21A भी आपका यहाँ पे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, इसको भी हम करेंगे। दिखाई दे रहा है बच्चों, तो 21A नामक अनुच्छेद जोड़कर प्रारंभिक शिक्षा नागरिकों का मौलिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 45 चेंज होके क्या बन गया कि राज्य सभी बालकों के लिए उनकी 6 वर्ष की आयु तक शिशुपूर्ण देखभाल तथा शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यहाँ पे हमने जो बात स्टार्टिंग की गई थी शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए, ठीक है, धारा 45 के अंतर्गत उसको चेंज किया गया सन 2002 के 86वें संशोधन में, और अनुच्छेद 45 को क्या कर दिया गया है कि जो 6 वर्ष तक की आयु के बालक हैं शिशुपूर्ण उनकी देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। अब हम अपने टॉपिक पे उसी पे आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, भारत में प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकरण के निम्नलिखित 3 पक्ष हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है बच्चों सुविधाओं का सार्वभौमिकरण, सेकंड है नामांकन का सार्वभौमिकरण और थर्ड है स्थायित्व का सार्वभौमिकरण। ठीक है, तो सुविधाओं का सार्वभौमिकरण क्या है बच्चों? सुविधाओं के सार्वभौमिकरण, यहाँ से भी बच्चों एमसीक्यू बनने की संभावना रहती है, आपकी नोट करते जाएंगे। यानी बालकों को उनके घर के पास ही शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा हो। ठीक है, ये है सुविधाओं का सार्वभौमिकरण कि बालकों को ज़्यादा डिस्टेंस पे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो ना बने, वो बालकों को उनके घर के पास ही शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा हो। तो इसके लिए क्या है बच्चों कि विद्यालय ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर प्रत्येक बालक अपने घर से चल करके आसानी से वहाँ पर पहुँच जाए। इसके लिए प्रत्येक गांव, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, प्राथमिक विद्यालय उसके अंतर्गत होना चाहिए। और उसके साथ ही साथ प्राथमिक विद्यालय ऐसे स्थानों पर बनाए जाने चाहिए जहां पहुंचने में बालकों को किसी भी तरह की परेशानी या असुविधा का सामना ना करना पड़े। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा सेकंड, एक मिनट बच्चों, हो गया क्लियर। नामांकन का सार्वभौमिकरण अर्थात 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के देश के सभी बालक बालिकाओं का प्राथमिक शिक्षा में नामांकन कराना, अर्थात प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश दिलाना। कि भाई जो शिक्षक हैं यानी उनकी जिम्मेदारी क्या हो गई है कि जितने भी वहाँ पर 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक हैं सभी बालक बालिकाओं का वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएं, उनका नामांकन कराएं। ठीक है, और प्राथमिक विद्यालयों में उनको प्रवेश दिलाएं। विभिन्न कारणों से जो बालक बालिकाएं विद्यालयों में प्रवेश नहीं लेते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये स्थिति अधिक होती है बच्चों। तो बालिकाएं भी विद्यालयों में दाखिला लेने के लिए उदासीन रहती हैं, तो उन्हें भी वो मोटिवेट करें।
थर्ड है बच्चों स्थायित्व का सार्वभौमिकरण। स्थायित्व का सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या है कि विद्यालय में नामांकन लेने के उपरांत, अर्थात नामांकन कराने अर्थात प्रवेश लेने के उपरांत प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति तक बालक का विद्यालय में बने रहना, कि वो जब तक उसकी प्राइमरी की शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट नहीं होती तो वो बच्चा वहाँ पर बना रहे, अपनी शिक्षा प्राप्त करता रहे। तो बच्चों ये हमने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का मीनिंग पढ़ा है, तो आप इसको का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसमें बच्चों सबसे मेन जो आपका है सार्वभौमिकरण का अर्थ, ये आप याद रखेंगे कि शिक्षा को जन साधारण के लिए सुलभ बनाना, अर्थात बच्चों के किसी भी जाति, रंग, धर्म, लिंग, योग्यता की विभिन्नताओं के बावजूद सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध हो। ठीक है बच्चों, और इसमें आज हमने पढ़ा कि इंग्लैंड में 5 से 15 वर्ष तक आयु है, और अमेरिका में 7 से 16 और भारत में 6 से 14 वर्ष तक की आयु है। ठीक, और ये हमारे जो संविधान की धारा 45 में संकल्प लिया गया था वो आप नोट कर लेंगे। आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा बच्चों। आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी और बहुत ही अच्छे से आपका एग्ज़ाम होगा। थैंक यू।